नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रंजना स्टोरीज में। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी में से एक कहानी गुल्ली डंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कई लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो जाए। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च किया जाए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिक्री के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजियों चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों की अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हैं? ठीक है, गुल्ली से आंखें फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूटने जाने का, तितली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक नहीं बना हुआ तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सबसे खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियाँ भी गुल्ली से ही सबसे मीठी हैं। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिड़कियों के जम घटे, वह भागना और पकड़ना, वह लड़के झड़कने और सरल भाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब यह बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वे की रोटियों पर अपना क्रोध उतार रही हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि दाने में मस्त हूँ। ना नहाने की सुधि है, ना खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में मैं एक लड़का गाया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदोरी सी, लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झलझलाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़े पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़ से स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पद रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहते थे। पतना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चल ली जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुमय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। खेला तो बड़े बहादुर बनकर, अब
बारी देने के बारी भागते जाते हो। तुम दिन भर खेलो तो मैं दिन भर खेलता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर खेलना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं? हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिए है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तुम मेरा अमरूद न दोगे तो मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही नहीं अमरूद खिलाया था, लेकिन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक कर सकता है। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे से हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपनी हमजोलियों के बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों को घरावसा हो गया था। लेकिन मैं सारी खुशी से फूला न समाता। लड़कों में जिट उड़ा रहता था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही थे। ऐसे ऐसे ऊंचे घर कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे कि तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने लगा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई। ऐसा जी
होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। मगर दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए ऐसा मालूम हुआ मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाट में, रौब और अधिकार के अवकरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उससे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं और कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा, क्यों नहीं। आप मजे में हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का रईस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे, अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम दोनों खेलें, तुम भागना हम पकड़ेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टक्के का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बाहर दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आ गया और मोटर पे बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले। हाथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया उसी अभी तक मजाक ही समझ न आ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसी तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमकर बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपककर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहली काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया।
मैंने गुच्छी में गुल्ली रख कर उछाली। गुच्ची गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता था। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसके मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबन हो। गुल्लियों को खींच लेता था, लेकिन आज गुल्ली को उसने वह प्रेम नहीं था। फिर तो मैंने खेलना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता। गया यह सारी बेकायदियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं जाती, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे तक खेलने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली से गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट न किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं एक घपला करके जीत जाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता था, लेकिन आज मैं इसे कितनी आसानी से धोखा दिए जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो रहा। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? मेरा हर्ज की क्या है? माना गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ दौड़ ही पड़ेंगे। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों में गुल्ली डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज न आती। मैंने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सारा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर दौड़ाएगा, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने खेलना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार डंडे लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया।
कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पे बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका निपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। डांट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझकी, वह हिचकिचाहट, वह बदेली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसे प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह दबाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। दौड़ने वाले में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरे के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम दोनों कुछ भूलकर खेत में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कुचुम्बर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहज नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समक्ष था, पर पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। धन्यवाद। कहानी मुंशी प्रेमचंद की गुल्ली डंडा आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।